अपनी जिंदगी किसके भरोसे जी रहे हैं? अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों के भरोसे, या उन रूल्स के भरोसे जो सोसाइटी ने आपके लिए बनाए हैं? नमस्ते दोस्तों, बुक तरंग में आपका स्वागत है। अभी जो सवाल मैंने पूछा उसने शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल किया हो, और आज हमारा पूरा एपिसोड इसी डिस्कंफर्ट के बारे में है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपने आखिरी बार सचमुच दिल से क्यों कब पूछा था? और नहीं, मैं सोशल मीडिया पे क्यों फोटोज पे लाइक्स नहीं आए या उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया वाले क्यों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस क्यों की जो अंदर से हिला देता है, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, वो क्यों जो हम अक्सर पूछने से डरते हैं। मैं ये काम पिछले 5 साल से क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं सच में यही करना चाहता था? जो सक्सेस की डेफिनेशन मुझे सिखाई गई है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, क्या वही खुशी है? मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा हूँ? ये परंपरा, ट्रेडिशन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये क्यों बनी थी? क्या आज भी इसका कोई मतलब है? मैं जो मानता हूँ वो क्यों मानता हूँ, या ये बस दूसरों की राय है जो मैंने अपनी मान ली है? हम में से ज्यादातर लोग ये क्यों नहीं पूछते, हम बस भीड़ के साथ चलते रहते हैं। लेकिन आज से लगभग 2400 साल पहले एथेंस, ग्रीस की धूप भरी भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक इंसान था जिसका काम ही यही था। वो सुबह से शाम तक एथेंस के मार्केट में, अगोरा में घूमता था और वहां के सबसे पावरफुल, सबसे समझदार लोगों को रोकता था। एक जनरल को रोककर पूछता था कि बहादुरी क्या है, एक नेता को रोककर पूछता था कि न्याय, जस्टिस क्या है। और मजे की बात ये थी कि ये इंसान देखने में बिल्कुल वाइज नहीं लगता था। कोई सुंदर चोला नहीं, कोई महल नहीं, बल्कि लोग कहते हैं वो अगली था, बदसूरत था, चपटी नाक, बड़ी आंखें। उसके पास पैसा नहीं था और उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी किताब नहीं लिखी। फिर भी इतना सब होने के बाद भी आज पूरी दुनिया की फिलॉसफी, हमारा साइंस, हमारा लॉ सिस्टम, और यहाँ तक कि आप और मैं जिस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जिस तरह से हम तर्क वितर्क करते हैं, उसकी नींव उसी एक इंसान ने रखी थी। उसका नाम था सोक्रेटिस, और ये है उसकी कहानी। पर यह सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक मैनुअल है, एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि सोचना, थिंकिंग असल में होता क्या है, और एक ऐसी जिंदगी जीना जिसे आपने खुद परखा हो, एन एग्जामिन्ड लाइफ, उसका असली मतलब क्या है। तो क्या आप तैयार हैं अपने हर बिलीफ को क्वेश्चन करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो ये सोक्रेटिस आखिर थे कौन? उनका जन्म 470 बीसी में एथेंस के एक बिल्कुल साधारण परिवार में हुआ था। वो कोई राजा या राजकुमार नहीं थे। उनके पिता एक पत्थर तराशने वाले यानी एक मूर्तिकार थे। तो सोक्रेटिस का बचपन छेनी और हथौड़े के बीच ही गुजरा। उन्होंने शुरुआत में अपने पिता का काम भी सीखा, और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एथेंस की आर्मी में एक होपलाइट यानी एक पैदल सोल्जर के तौर पर भी देश की सेवा की। और दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं थी। हम पेलोपोनेशियन वॉर जैसे बड़े युद्ध की बात कर रहे हैं। उनके दोस्तों ने लिखा है कि सोक्रेटिस एकदम निडर सोल्जर थे। सर्दी, गर्मी, धूप, बर्फ, हर मौसम में वो सबसे आगे रहते थे। तो एक बात तो साफ थी कि सोक्रेटिस सिर्फ बातें करने वाले फिलोसोफर नहीं थे, वो एक टफ, बैटल हार्डन्ड योद्धा भी थे। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसी युद्ध के मैदान में नहीं आया, वो आया एक सवाल से। वह ये कि सोक्रेटिस का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था केरेफोन। वो सोक्रेटिस का बड़ा फैन था। एक दिन केरेफोन ने एक लंबा सफर तय किया। वो गया डेल्फाई के मंदिर। दोस्तों, एंशिएंट ग्रीस में ऑरेकल ऑफ डेल्फाई को दुनिया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। ये कोई मामूली मंदिर नहीं था। लोगों का विश्वास था कि यहाँ पर देवता अपोलो खुद पुजारिन यानी प्रीस्टेस के जरिए इंसानों के सवालों का जवाब देते हैं। यहाँ का कहा हुआ हर शब्द पत्थर की लकीर माना जाता था। तो वहां उस पवित्र स्थान पर केरेफोन ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। उसने पूछा, क्या पूरे एथेंस में सोक्रेटिस से ज्यादा वाइज यानी बुद्धिमान कोई और इंसान है? ऑरेकल का जवाब बिल्कुल साफ और सटीक था। जवाब था, नहीं, सोक्रेटिस से ज्यादा वाइज कोई नहीं है। अब दोस्तों, एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आज के जमाने में कोई फेमस गुरु या प्रोफेसी आपको या मुझे ये बोल दे कि आप ही दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं, तो हम क्या करेंगे? हम खुश हो जाएंगे, हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे, #blessed लिखेंगे, शायद अपनी फीस बढ़ा देंगे, है ना? हम गर्व से भर जाएंगे। सोक्रेटिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उनके दोस्त केरेफोन ने उन्हें ये बात आकर बताई तो सोक्रेटिस खुश नहीं हुए, उन्हें गर्व नहीं हुआ, वो परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए।
उन्होंने सोचा कि ये क्या मजाक है, मैं सबसे वाइज? अरे मैं तो वो इंसान हूं जो सुबह ये सोचकर उठता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पॉलिटिशियंस को सुनता हूं, वो कहते हैं उन्हें जस्टिस पता है। मैं पोएट्स को सुनता हूं, वो दावा करते हैं कि उन्हें ब्यूटी पता है। मैं तो बस एक सिंपल इंसान हूं, तो ये कैसे हो सकता है? क्या ऑरेकल झूठ बोल रही है? लेकिन ऑरेकल तो देवता की आवाज है, वो झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर इस बात का मतलब क्या है? यही कंफ्यूजन, यही पजल सोक्रेटिस की लाइफ का मिशन बन गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस पहेली को सुलझा कर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं ऑरेकल को गलत साबित नहीं करना चाहता, मैं बस ये समझना चाहता हूं कि इस बात का मतलब क्या है। मैं अब एथेंस के उन सब लोगों के पास जाऊंगा जो वाइज होने का दावा करते हैं। तो सोक्रेटिस निकल पड़े एथेंस के मार्केट में, अगोरा में, उन बड़े बड़े नेताओं के पास, उन मशहूर पोएट्स के पास, उन टैलेंटेड जनरल और कारीगरों के पास, और उनसे मिलकर सोक्रेटिस ने लेक्चर नहीं दिए, उन्होंने बस एक काम किया, उनसे सवाल जवाब करने लगे। तो सोक्रेटिस ने इन वाइज लोगों के साथ क्या किया? यहां से जन्म होता है उस चीज का जिसे आज पूरी दुनिया द सोक्रेटिक मेथड के नाम से जानती है। और ये मेथड इतना पावरफुल है कि आज भी लॉ स्कूल्स में, मेडिकल स्कूल्स में और बिजनेस मीटिंग्स में क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। तो ये है क्या? सोक्रेटिस का तरीका बड़ा सिंपल था। वो कभी लेक्चर नहीं देते थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि सच क्या है। नहीं, वो बस सवाल पूछते थे। लेकिन ये नॉर्मल सवाल नहीं थे, ये एक मेंटल ट्रैप की तरह थे। इमेजिन कीजिए, सोक्रेटिस मार्केट में चल रहे हैं, वहां भीड़ लगी है, एक बड़ा पॉलिटिशियन जो इलेक्शन जीता है एक स्टेज पर खड़ा भाषण दे रहा है, मैं इस शहर में न्याय लाऊंगा, मैं एक न्यायप्रिय नेता हूं। भीड़ तालियां बजा रही है। सोक्रेटिस जो बिल्कुल सिंपल कपड़ों में है, उस भीड़ को चीरते हुए आगे आते हैं। माफ कीजिएगा नेताजी, मैं सोक्रेटिस हूं, मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हुआ, आपने न्याय की बात की। मैं बस आपसे सीखना चाहता था कि क्या आप इतनी कृपा करके मुझे समझा सकते हैं कि ये न्याय आखिर होता क्या है? इसमें क्या मुश्किल है? न्याय मतलब अच्छे लोगों को इनाम देना और बुरे लोगों को सजा देना, सिंपल। वाह क्या बात है। तो इसका मतलब अगर मेरा कोई दोस्त बुरा काम करे तो उसे सजा देना न्याय है ना? बिल्कुल, कानून सबके लिए एक है। बहुत खूब। पर नेताजी, एक और सवाल, अगर युद्ध के समय हमारे दुश्मन हमारे शहर पर हमला करें और मैं उन्हें धोखा देकर, उनसे झूठ बोलकर उन्हें गलत रास्ते पर भेज दूं जिससे मेरा शहर बच जाए, तो क्या ये न्याय है या अन्याय, इनजस्टिस है? क्योंकि मैंने झूठ बोला, जो एक बुरा काम है। नहीं सोक्रेटिस, वो तो अलग बात है, वो तो देशभक्ति है, वो न्याय है। ओ, तो इसका मतलब कभी कभी झूठ बोलना और धोखा देना भी न्याय हो सकता है। तो फिर आपकी पहली डेफिनेशन, बुरे को सजा देना, तो गलत हो गई। मैं फिर कंफ्यूज हो गया। नेताजी प्लीज मुझे असली डेफिनेशन बताइए, न्याय असली में क्या होता है? और 10 मिनट के अंदर भीड़ के सामने वो सबको जानने वाला पॉलिटिशियन गुस्से से लाल पीला हो जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि सोक्रेटिस ने उसकी बेइज्जती की, बल्कि इसलिए क्योंकि सोक्रेटिस के सिंपल सवालों ने यह साबित कर दिया कि उस पॉलिटिशियन को, जिसका काम ही न्याय करना था, उसे जस्टिस की जे भी नहीं पता। वो बस हवा में बातें कर रहा था। उसका पूरा ईगो शैटर हो गया। ये सोक्रेटिस बार बार करते थे। उन्होंने एक जनरल को रोका और पूछा, बहादुरी यानी करेज क्या है? और साबित कर दिया कि जनरल को डर और बहादुरी का फर्क नहीं पता। उन्होंने एक मशहूर टीचर को रोका और पूछा, ज्ञान यानी नॉलेज क्या है? उन्होंने एक आर्टिस्ट को रोका और पूछा, सुंदरता यानी ब्यूटी क्या है? हर बार नतीजा एक ही था। लोगों को ये रियलाइज होता था कि जिन चीजों पर उन्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था, उनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और ये सब करके, पॉलिटिशियन से, सोल्जर से, पोएट से बात कर करके एक दिन सोक्रेटिस को पॉज जवाब मिल गया। डेल्फी के ओरेकल की वो पहेली सुलझ गई। उन्हें समझ आया कि एथेंस के ये सारे बड़े लोग, ये जो खुद को वाइज कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, ये सब इग्नोरेंट है, अज्ञानी है। लेकिन
इनकी प्रॉब्लम अज्ञान नहीं है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें पता ही नहीं कि ये अज्ञानी है। ये एक इल्यूजन ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान के भ्रम में जी रहे हैं। और मैं सोक्रेटिस, मैं भी इग्नोरेंट हूं, मैं भी अज्ञानी हूं। मुझे भी नहीं पता कि जस्टिस या ब्यूटी की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। पर मुझ में और उनमें एक फर्क है। उन्हें नहीं पता कि वो नहीं जानते और मुझे पता है कि मैं नहीं जानता। और यही है उनकी सबसे बड़ी टीचिंग, उनका सबसे फेमस कोट, मैं एक ही चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये दोस्तों सोक्रेटिस की विजडम का, उनके ज्ञान का स्टार्टिंग पॉइंट था। क्योंकि जिस पल आप ये मान लेते हैं कि मुझे तो सब पता है, आपका दिमाग नया सीखने के लिए बंद हो जाता है, आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ वहीं रुक जाता है। लेकिन जिस पल आप कहते हैं सच में मुझे नहीं पता, चलो ढूंढते हैं, उस पल आपका दिमाग एक पैराशूट की तरह खुल जाता है। तभी ज्ञान की, विजडम की असली शुरुआत होती है। सोक्रेटिस ने, जैसा हमने कहा, एक भी किताब नहीं लिखी, तो उनकी फिलॉसफी कहाँ मिलती है? वो हवा में थी, एथेंस की सड़कों पर, उनकी बातों में, उनके स्टूडेंट्स की यादों में। और उन सारी बातों का निचोड़ दो पावरफुल आइडियाज में निकलता है। दो आइडियाज जिनके लिए सोक्रेटिस जिए और आगे चलकर हम देखेंगे उनके लिए मरे भी। उनकी पहली और सबसे फेमस टीचिंग है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एक ऐसी जिंदगी जिसे आपने कभी परखा नहीं, एक ऐसी लाइफ जिसे आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया, वो जीने लायक ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑटो पायलट मोड पर जीना। ऐसे जीना जैसे आप एक रोबोट हैं। सुबह उठे क्योंकि उठना है, फोन चेक किया क्योंकि सब करते हैं, जॉब पर गए क्योंकि जाना पड़ता है, वही काम किया जो बोला गया, शाम को घर आए, टीवी देखा, सो गए, रिपीट। आपने कभी रुक कर पूछा ही नहीं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। सोक्रेटिस कहते हैं कि अगर आप बस वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, अगर आप बस वही मान रहे हैं जो आपके पेरेंट्स या टीचर्स ने आपको बचपन से सिखाया है, अगर आप बस भीड़ के साथ चल रहे हैं बिना ये पूछे कि ये भीड़ जा कहाँ रही है, तो आप जी नहीं रहे हैं, आप बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप बस सांस ले रहे हैं। सोक्रेटिस कहते थे कि हर इंसान को दिन में कुछ समय निकालकर अपने दिमाग का चेकअप करना चाहिए, अपने बिलीव्स को, अपने वैल्यूज को, अपने डर को सोक्रेटिक मेथड वाली आग में तपाना चाहिए। उन्हें क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? अच्छा होने का मतलब क्या है? मैं सक्सेस के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन सक्सेस की ये डेफिनेशन किसने बनाई? मैंने या सोसाइटी ने? मैं इस चीज से डरता हूं, पर क्यों? क्या ये डर रियल है या बस मेरे दिमाग में है? लेकिन हम ये एग्जामिनेशन करें क्यों? सवाल पूछने से क्या मिलेगा? यहां आती है उनकी दूसरी और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल टीचिंग। उनकी दूसरी बड़ी टीचिंग थी वर्च्यू इज नॉलेज, यानी सद्गुण ही ज्ञान है। इसको सिंपल करते हैं। सोक्रेटिस का मानना था कि कोई भी इंसान जानते बूझते बुरा काम नहीं करता। अब आप यहां रुक जाएंगे, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सोक्रेटिस, ऐसे कैसे? दुनिया बुराई से भरी पड़ी है, लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, सब जानते बूझते करते हैं। सोक्रेटिस अगर आज जिंदा होते तो मुस्कुराते और आपसे कहते नहीं, वो बुरा काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सच में नहीं पता कि अच्छा क्या है, उनका ज्ञान अधूरा है, उनका लॉजिक समझिए। सोक्रेटिस कहते थे कि हर इंसान अपनी लाइफ में बस एक चीज ढूंढ रहा है, खुशी। जो इंसान चोरी कर रहा है वो बुरा नहीं बनना चाहता, वो खुश बनना चाहता है। उसको लगता है कि वो मोबाइल चुराकर या वो पैसा चुराकर उसे खुशी मिलेगी। द प्रॉब्लम इज उसकी नॉलेज गलत है। उसे ये नहीं पता कि चोरी करके वो अपने अंदर गिल्ट यानी दोष, फियर यानी डर और डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी भर रहा है, जो असली खुशी के सबसे बड़े दुश्मन है। सोक्रेटिस कहते हैं कि जिस पल उस चोर को ये असली ज्ञान हो जाएगा कि ईमानदारी में, अच्छे काम में उस चोरी के माल से 1000 गुना ज्यादा सुकून और खुशी है, उस दिन वो चोरी करना छोड़ देगा। इसलिए सोक्रेटिस कहते थे बुराई इक्वल्स टू इग्नोरेंस, अज्ञान, अच्छाई इक्वल्स टू नॉलेज, ज्ञान। हमारी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है द इल्यूजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भ्रम, और इसका इलाज है सेल्फ एग्जामिनेशन। ये दोनों आइडियाज
एक दूसरे से जुड़े हैं। आयरॉनिकली सोक्रेटिस को एथेंस का गैड फ्लाई कहा जाता था, एक ऐसी जिद्दी मक्खी जो एक बड़े मोटे आलसी घोड़े, वो घोड़ा था एथेंस, को बार बार काट काट कर परेशान करती है ताकि वो घोड़ा नींद से जागे और होश में आए। सोक्रेटिस एथेंस को अपने सवालों से काट रहे थे ताकि एथेंस सोचना शुरू करे। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच ये है, लोगों को सोचना पसंद नहीं है, खासकर तब जब उनके ईगो को चोट लगती है। सोच के देखिए, जिस पॉलिटिशियन की जस्टिस की डेफिनेशन सबके सामने गलत साबित हुई, जिस जनरल को करेज का मतलब नहीं पता था, जिस पोएट का ब्यूटी का ज्ञान खोखला निकला, क्या वो लोग सोक्रेटिस को पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। उनके लिए सोक्रेटिस एक हीरो नहीं, एक पब्लिक मेनेस बन चुके थे। जब आप सिस्टम को, पावर को और लोगों के सदियों पुराने बिलीव्स को इतना ज्यादा चैलेंज करते हैं तो सिस्टम आपसे डर जाता है, और डरा हुआ सिस्टम हमेशा अटैक करता है। 70 साल की उम्र में सोक्रेटिस एक बूढ़े इंसान को ट्रायल के लिए घसीटा गया। उन पर 2 मेन इल्जाम यानी कि ऑफिशियल चार्जेस लगाए गए। इम्पायटी, अधर्म, कि वो शहर के देवताओं को नहीं मानते, और करप्टिंग द यूथ, नौजवानों को बिगाड़ना, कि वो एथेंस के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, ये दूसरा इल्जाम सबसे खतरनाक था। नौजवानों को बिगाड़ने का असली मतलब था आपके बच्चे, जो कल तक आपकी हर बात मानते थे, अब सवाल पूछने लगे हैं। वो अब आपसे पूछ रहे हैं कि पापा, आप ये परंपरा क्यों मानते हो, ये रूल क्यों फॉलो करें? सोक्रेटिस हमारे बच्चों को रिबेलियस यानी बागी बना रहा है। ये ट्रायल हिस्ट्री का सबसे फेमस ट्रायल बन गया, और हमें इसके बारे में इतना सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो वहां मौजूद थे। प्लेटो ने इस पूरी प्रोसीडिंग्स को लिखा, जिसे हम आज दी अपॉलॉजी के नाम से जानते हैं। और अपॉलॉजी का मतलब यहां माफी नहीं, डिफेंस है, अपनी सफाई। लेकिन सोक्रेटिस ने जो सफाई दी वो उनके दुश्मनों के मुंह पर एक और तमाचा थी। उनके पास ऑप्शंस थे। जूरी 500 लोगों की थी, उनके दोस्त अमीर थे। ऑप्शन 1, वो बस माफी मांग लेते, सॉरी मैं गलत था। ऑप्शन 2, वो फाइन भर देते। ऑप्शन 3, वो एग्जाइल एक्सेप्ट कर लेते, एथेंस छोड़ के चले जाते। सबने सोचा एक 70 साल का बूढ़ा आदमी मरने से बचने के लिए इनमें से एक ऑप्शन तो चुन ही लेगा। उन्होंने सोक्रेटिस से कहा, आप बस चुप हो जाओ, फिलॉसफी करना छोड़ दो। सोक्रेटिस ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, एथेंस छोड़ के चले जाओ। सोक्रेटिस ने इनकार कर दिया। और फिर उन्होंने वो स्पीच दी जो आज भी लेजेंड है। उन्होंने कहा, माफी किस बात की? सच ढूंढने की? तुम चाहते हो मैं चुप हो जाऊं? अगर मैं चुप हो गया तो मैं उस देवता का अपमान करूंगा जिसने मुझे ये गैड फ्लाई मक्खी बनने का काम दिया है। और एग्जाइल, मैं एथेंस छोड़ के कहां जाऊंगा? थीब्स, स्पार्टा, मैं वहां जाकर भी तो वही करूंगा जो मैं यहां करता हूं। मैं वहां के लोगों से भी क्यों पूछूंगा, और वो लोग भी मुझे निकाल देंगे। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मौत क्या है। शायद वो एक गहरी नींद है, या शायद वो अगले जन्म का रास्ता है। मैं उस चीज से क्यों डरूं जिसके बारे में मैं जानता नहीं? लेकिन मैं एक चीज से जरूर डरता हूं। मैं एक बुरी जिंदगी जीने से डरता हूं। मैं एक गलत काम करने से डरता हूं, और मेरे लिए सबसे गलत काम होगा चुप हो जाना। क्योंकि जूरी जो 500 लोगों की थी, उन्होंने गिल्टी पाया। डिसीजन क्लोज था, पर वो हार गए। अब एथेंस के लॉ के मुताबिक प्रोसिक्यूटर एक सजा मांगता था और डिफेंडेंट एक काउंटर पेनल्टी, मतलब बदले में एक सजा मांग सकता था। प्रोसिक्यूटर ने मांगा मौत। अब बारी थी सोक्रेटिस की। उनके दोस्तों ने उनसे कहा, आप एग्जाइल मांग लो, हम सब मैनेज कर लेंगे। दोस्तों, ये सोक्रेटिस का आखिरी सोक्रेटिक मोमेंट था, उनका थग लाइफ मोमेंट। जूरी ने पूछा, सोक्रेटिस, आप बदले में क्या सजा चाहते हैं? सोक्रेटिस ने कहा, मैं क्या डिजर्व करता हूं? मैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी एथेंस के नौजवानों को ज्ञान दिया, जिसने तुम सबको आलसी नींद से जगाया, मैं सजा डिजर्व नहीं करता। मैं इनाम, रिवॉर्ड डिजर्व करता हूं। मेरी सजा यह होनी चाहिए कि मुझे पूरी जिंदगी शाही भोजनालय प्राइटेनियम में फ्री का खाना मिलना चाहिए। यह सुनना था कि जूरी आग बबूला हो गई। जो लोग उन्हें नॉट गिल्टी मानते थे, उन्हें भी ये एरोगेंस लगा, घमंड लगा। ये एरोगेंस नहीं था, ये उनके प्रिंसिपल्स थे। जूरी ने फिर से वोट किया, और इस बार पहले से भी बड़े मार्जिन से उन्होंने सोक्रेटिस को सजाए मौत दे दी। सजा फाइनल थी, हेमलॉक, एक जहर का प्याला। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ट्रायल और मौत के बीच सोक्रेटिस को जेल में कुछ दिनों का वक्त मिला। उनके दोस्त, जो एथेंस के सबसे अमीर लोगों में से थे,
वो ये डिसीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, खासकर उनके सबसे पुराने दोस्त क्रिटो। प्लेटो लिखते हैं कि क्रिटो सुबह अंधेरे में जेलर को रिश्वत देकर सोक्रेटिस की सेल यानी कोठरी में पहुंचा। सोक्रेटिस, उठो, चलो यहां से, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, गार्ड्स को पैसे खिला दिए हैं, जेल के पीछे एक नाव तैयार है, हम यहां से थेबिस चले जाएंगे, वहां तुम सेफ रहोगे। सोक्रेटिस, प्लीज जिद मत करो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने दोस्तों के बारे में सोचो, लोग क्या कहेंगे कि हम इतने कायर थे कि अपने दोस्त को बचा भी नहीं पाए। यहां रुककर मरना ये ब्रेव नहीं है, ये बेवकूफी है, जब तुम जिंदा रह सकते हो। सोक्रेटिस ने शांति से अपने दोस्त की सारी बात सुनी और फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो उनकी पूरी फिलॉसफी का, उनकी पूरी जिंदगी का फाइनल एग्जाम था। क्रिटो, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, लेकिन मैं लोग क्या कहेंगे के हिसाब से नहीं जीता, मैं सही क्या है के हिसाब से जीता हूं। एक पल के लिए सोचो क्रिटो, अगर मैं आज यहां से भाग जाता हूं तो जैसे ही मैं शहर से बाहर कदम रखूंगा मुझे एथेंस के कानून, द लॉज, घेर लेंगे और वो कानून मुझसे पूछेंगे, सोक्रेटिस तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमें यानी कि लॉज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी शादी, तुम्हारी एजुकेशन, सब कुछ हमारे ही सिस्टम के अंडर हुआ है। तुमने 70 साल हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को माना है, तुमने कभी हमें छोड़कर जाने की कोशिश नहीं की, और आज जब सिस्टम की एक डिसीजन, भले ही वो गलत हो, ने तुम्हें सजा दी तो तुम पूरे सिस्टम को ही तोड़कर भाग रहे हो। सोक्रेटिस ने क्रिटो से कहा, मैं सिस्टम को नहीं तोड़ सकता, अगर मैं आज अपनी जान बचाने के लिए कानून तोड़कर भाग जाता हूं तो मेरी पूरी लाइफ, मेरी पूरी टीचिंग एक झूठ साबित हो जाएगी। लोग हमेशा कहेंगे कि सोक्रेटिस कहता कुछ और था और जब मौत सामने आई तो डरकर भाग गया। मैं अपने प्रिंसिपल्स के लिए जिया हूं क्रिटो, और मैं अपने प्रिंसिपल्स के लिए ही मरूंगा। प्लेटो लिखते हैं कि सोक्रेटिस का आखिरी दिन उनकी लाइफ का सबसे सोक्रेटिक दिन था। वो मरने वाले इंसान की तरह कोने में सैड नहीं बैठे थे, नहीं, वो अपने दोस्तों से घिरे हुए थे और क्या कर रहे थे? डिबेट। वो अपने दोस्तों से आत्मा के अमर होने यानी इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल पर डिबेट कर रहे थे। वो उन्हें समझा रहे थे कि एक फिलोसोफर पूरी जिंदगी मौत की ही तैयारी करता है, अपने शरीर यानी बॉडी से आजाद होने की, इसलिए मौत से डरना बेवकूफी है। शाम हुई, जेलर जिसके हाथ में हेमलॉक का प्याला था वो रोते हुए सोक्रेटिस के पास आया। उसने कहा, सोक्रेटिस, मैं जितने कैदियों से मिला हूं आप उनमें सबसे नेक इंसान हैं, मुझे माफ कर देना, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। सोक्रेटिस के सारे दोस्त, क्रिटो और दूसरे स्टूडेंट्स फूट फूट कर रोने लगे। सोक्रेटिस ने उन्हें डांटा। उन्होंने कहा, यह कैसा शोर है, क्या तुम लोग बच्चे हो? मैंने सुना था इंसान को शांति से मरना चाहिए, चुप हो जाओ और हिम्मत रखो। उन्होंने शांति से, बिना किसी डर के, बिना किसी शिकवे के वो जहर का प्याला उठाया। उन्होंने अपने देवताओं को प्रार्थना की और एक ही घूंट में उसे पी लिया। प्लेटो लिखते हैं कि उन्होंने हमें कहा था कि जहर पीने के बाद चलते रहना जब तक पैर भारी न लगने लगे। सोक्रेटिस चलते रहे, फिर वो लेट गए और धीरे धीरे ठंड उनके पैरों से उनके शरीर में ऊपर चढ़ने लगी। अपने आखिरी पल में उन्होंने अपना चेहरा खोला और अपने दोस्त क्रिटो से कहा, क्रिटो, हम पर एस्क्लेपियस का एक मुर्गा उधार है, चुका देना। और फिर वेस्टर्न फिलॉसफी का सबसे बड़ा दिमाग शांत हो गया। सोक्रेटिस मर गए, उनके दुश्मन जीत गए, उनकी आवाज बंद कर दी गई, या ऐसा उन्हें लगता था। दोस्तों, सोक्रेटिस ने एक भी किताब नहीं लिखी, उनका मिशन टेक्निकली फेल हो गया था, लेकिन उन्होंने एक आग लगा दी थी। उनका स्टूडेंट प्लेटो, जो उस दिन वहां रो रहा था, उसने अपने टीचर के हर डायलॉग, हर सवाल को किताबों में लिखकर अमर कर दिया। प्लेटो ने एथेंस में द एकेडमी खोली, जो यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी बनी। प्लेटो का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन बना? एक और जीनियस, एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अगर प्लेटो आइडियल वर्ल्ड की बात करता था तो एरिस्टोटल ने रियल वर्ल्ड यानी साइंस, बायोलॉजी, लॉजिक और पॉलिटिक्स की नींव रखी। और एरिस्टोटल का स्टूडेंट कौन बना?
एक 13 साल का लड़का जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जिसे दुनिया आज अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर के नाम से जानती है। ये एक चेन नहीं थी, ये एक नॉलेज एक्सप्लोजन था। एक इंसान के क्यों पूछने से शुरू हुई ये चेन पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इतिहास, उनका साइंस, उनका पॉलिटिक्स और उनका सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी सोक्रेटिस की पूरी कहानी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बुक तरंग पर हम बस कहानियां नहीं सुनते, हम लाइफ लेसन्स ढूंढते हैं। तो हम सोक्रेटिस की इस बायोग्राफी से क्या सीख सकते हैं? लेसन ये नहीं है कि हम सब एथेंस की सड़कों पर जाकर लोगों से बहस करना शुरू कर दें। असली लेसन ये है कि आपके अंदर भी एक सोक्रेटिस है, सबके अंदर। वो आवाज जो आपसे क्यों पूछती है, वो क्यूरियोसिटी जो चीजों की तह तक जाना चाहती है, वो गैडफ्लाई यानी मक्खी जो आपको ऑटो पायलट मोड से, आपके आलसी घोड़े वाले कंफर्ट जोन से जगाना चाहती है। हमारी लाइफ में ज्यादातर टाइम हम उस आवाज को दबा देते हैं, उस मक्खी को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि क्यों पूछना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि क्यों पूछने से मेहनत लगती है, क्योंकि क्यों पूछने से कॉन्फ्लिक्ट होता है, पहले खुद से फिर शायद दूसरों से। आपकी पूरी लाइफ के बिलीफ्स हिल सकते हैं और उस अनसर्टेनिटी से हमें डर लगता है। सोना हमेशा जागने से आसान होता है, लेकिन सोक्रेटिस की पूरी लाइफ और उनकी मौत हमें एक ही चीज सिखाती है कि वही मेहनत, वही डिस्कम्फर्ट, वही सेल्फ एग्जामिनेशन एक मीनिंगफुल लाइफ का, एक जागी हुई जिंदगी का रास्ता है। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो आज इस ऑडियो समरी के बाद मेरा बस आपसे एक कॉल टू एक्शन है, एक सोक्रेटिक चैलेंज। आज रात सोने से पहले बस 10 मिनट शांति से बैठिए और अपनी लाइफ की किसी भी एक चीज को पकड़िए। आपका करियर पाथ, आपका कोई बिलीफ, आपका कोई डर, या बस आपके दिन की कोई हैबिट, और उस पर सोक्रेटिक मेथड लगाइए। उससे बस 5 बार क्यों पूछिए। मैं ये जॉब कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि पैसों से सिक्योरिटी मिलती है। क्यों? सिक्योरिटी से मैं खुश रहूंगा। क्यों? क्या मैं अभी खुश हूं? क्या सिक्योरिटी ही खुशी है? बस ये करके देखिए, क्या पता आपको भी ओरेकल की तरह कोई अजीब सा नया या शॉकिंग जवाब मिल जाए। तो ये थी सोक्रेटिस की कहानी। अगर इस कहानी ने, इस ऑडियो समरी ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका वो सबसे बड़ा क्यों क्या है जिसे पूछने से आप अब तक डर रहे थे। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई है तो प्लीज इस ऑडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। क्या पता किसके अंदर का सोक्रेटिस जाग जाए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और बायोग्राफीज के लिए बुक तरंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस न करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले ऑडियो में एक और अमेजिंग किताब या एक और इंस्पायरिंग लाइफ के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।